ये लोगों ने दी विदाई। लोगों में पूर्व सरपंच हत्या को लेकर भारी रोष। लोगों ने प्रशासन को ठहराया घटना का जिम्मेदार। पूर्व सरपंच की हत्या को लेकर युवा मोर्चा में रोष। जम्मू में कच्ची छावनी स्थित में बाहर करेंगे प्रदर्शन। पाकिस्तान को आतंकी हमले को ठहराया जिम्मेदार। कठवा के तरना नाले में नजर आए संदिग्ध नजर आने के बाद पुलिस हुई अलर्ट। पुलिस ने इलाके में चलाया तलाशी अभियान। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शोपियां के पूर्व सरपंच व बीजेपी नेता एजाज अहमद शेख को नम आंखों से विदाई दी गई है। एजाज अहमद के नजाजे जनाजा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्हें नम आंखों से विदाई दी है। इस हत्या को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष देखा गया। इस पूर्व आतंकियों ने अनंतनाग में भी राजस्थान के दंपत्ति को भी अपनी गोलियों का निशाना बनाया था। बारामूला लोकसभा सीट पर चुनाव से पहले इस दोहरे आतंकी हमले से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इस हत्या के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही है। स्थानीय बीजेपी नेताओं और आम लोगों ने स्थानीय प्रशासन को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को लहूलुहान किया है। कश्मीरियत का कत्ल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एजाज अहमद शेख साहब को जिस बेरहमी से, निर्ममता से दक्षिण कश्मीर के शोपियान में उनका कत्ल किया गया है, ये इंसानियत को दागदार कर दिया है। ये मानवता का कत्ल है। ये कश्मीरियत को लहूलुहान किया है। पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने जिसने भी इस जघन्य अपराध को किया है, उनको कानून तो सजा देगा ही, उनको ऊपर वाला भी इन गुनाहगारों को माफ नहीं करेगा। ये इंसानियत का कत्ल है, ये कश्मीरियत का कत्ल है। एक ऐसा नौजवान जो गरीबों का, मस्कीनों का, ज़ईफों का हमदर्द था, जो हमेशा बेसहारा लोगों का खिदमतदार था, जो इंसाफ पसंद और इंसानियत पसंद था, जो अमन और खुशहाली की बात करता था, ऐसे एक नौजवान सरपंच एजाज अहमद शेख साहब को जिस तरीके से इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निशाना बनाया है, ये कश्मीरियत को निशाना बनाया गया है। ये कश्मीर को लहूलुहान किया गया है। श्रीनगर में भारी टर्नओवर हुआ है। पहली बार 1990 के बाद इस तरह से लोग निकले, उन्होंने वोट डाला, उन्होंने डेमोक्रेसी पे यकीन किया, वो डेमोक्रेसी को पसंद करते। और साथ साथ जिस तरह से साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में जिस तरह से कैंपेनिंग चली, पॉलिटिकल पार्टीज की, या जिस तरह से रैलियाँ हुई या जुलूस जलसे हुए, मुझे लगा कि पाकिस्तान को ये चीज़ रास नहीं आ रही, उनको अमन रास नहीं आ रहा है। इसलिए कल एक कायराना और बुज़दिलाना हरकत करके उन्होंने खाली टूरिस्टों पे हमला नहीं किया, उन्होंने कश्मीरियों की रोटी, कश्मीरियों की पेट पे लात मारी है। और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान कितना बहुत बड़ा दुश्मन है कश्मीर के और कश्मीरी लोगों, क्योंकि टूरिज्म से ही कश्मीर की जो इकानमी है ये रीढ़ की हड्डी टूरिज्म है। और पहली बार कल टूरिस्टों पे हमला करना और हमारे कार्यकर्ता को शहीद करना, इस बात से वाज़ेह पता चलता है कि वो अब चाहते हैं कि यहाँ को दहशत का माहौल है, ताकि वो लोग बाहर न निकले वोट डालने के लिए। जिस तरह श्रीनगर में निकले और जिस तरह से एक्सपेक्टेशन है कि साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में, इससे कंसर्न डीसी शोपियान डीसी को लिखा था कि एजाज साहब को भारी थ्रेट है, उनको वार्निंग आई, उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेशन दिए, लेकिन डीसी शोपियान जो है उन्होंने उस बात को नजरअंदाज करके, और आज मुझे लगता है कि डीसी साहब को इस कत्ल का इल्ज़ाम उसके सर पे है, उसको जवाब देना पड़ेगा कि शहीद एजाज का कातिल कौन है। एक तरफ तो दहशतगर्द उसके कातिल है, लेकिन अगर कोई जिम्मेदार है वो डीसी साहब है, जिसने उसकी बात को अनसुनी करके उसको रास्ते पे मारने के लिए छोड़ दिया। हाँ, ये तो बहुत दुखद की खबर है हमारे इलाके में। ये तो बिल्कुल डेंजर इलाका है, हम सेफ नहीं है यहाँ पे। इससे पहले भी आप जानते हो दानिश होटल में हुआ था, बाहर के टूरिस्ट आए थे, उन पे हमला हुआ था, और उसके बाद भी हमने डीसी साहब के नोटिस में लाया था, लेकिन डीसी साहब ने बिल्कुल इनकार किया कि मेरे पास नहीं है, उसने वहाँ से निकाल दिया। और अपने पार्टी की तरफ से लेटर भी दिए, जो हमारे ओहदेदार हैं
तो इनको कम से कम अकोमोडेशन, ओहदेदार को अकोमोडेशन होनी चाहिए। हाल ही में हमने इनको डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बनाए थे शोपियां डिस्ट्रिक्ट का, तो ये 2014 से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं, लेकिन डी साहब ने बिल्कुल इनकार किया। तो चलिए आपको बताएंगे 2024 में अभी तक कितने आतंकी हमले हुए हैं। इस साल के शुरू होने से अब तक 7 फरवरी को हबा कदल में आतंकियों का हमला देखने को मिला और उसके बाद अमृतसर के रहने वाले 2 लोगों को मौत के घाट आतंकियों ने उतारा है। आपको बताना चाहेंगे 8 अप्रैल को शोपियां के पदपावन में फिर से हमला किया गया और ये तीसरा हमला था इस साल का। दिल्ली के ड्राइवर परमजीत सिंह की हत्या हुई। उसके बाद 17 अप्रैल को बिहार के प्रवासी की हत्या कर दी गई और उसके बाद 22 अप्रैल को राजौरी में सरकारी कर्मचारी के घर पर हमला किया गया और कहीं ना कहीं लगातार आतंकियों ने इस तरह से हमले करना यहां पर जो है इस साल भी बार बार ये घटनाएं सामने आई। 2024 की ये अभी तक की घटनाएं हैं। 22 अप्रैल को राजौरी में सरकारी कर्मचारी के घर पर जो हमला हुआ था, हमले में सरकारी कर्मचारी मोहम्मद रजाक की मौत हुई थी और वो खबर भी हमने आपको बताई थी। 4 मई को पुंछ में एयरफोर्स जवानों पर फिर से आतंकी हमला हुआ। फिर से वहां पर आतंकियों ने हमारे एयरफोर्स पर जो है वो हमला किया था। हमले में 1 जवान शहीद और 5 जवान घायल हुए थे। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से सक्रियता को बनाने के लिए आतंकवादी इस तरह से हमले कर रहे हैं। 2022-23 में कितने आतंकी हमले हुए थे वो आपको जरा बताते हैं। बड़े बड़े हमले। 26 फरवरी 2023 कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या की गई। उसके बाद 29 मई 2023 को अनंतनाग में उधमपुर के दीपक की हत्या की गई। 29 मई 2023 को। फिर 15 अक्टूबर 2022 यानी उससे पहले शोपियां में पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या की गई। ये 2022 की घटनाएं हम बता रहे हैं। अगस्त 2022 की बात करें तो उस समय बिहार के 3 प्रवासी मजदूरों को गोली मारी गई और अगस्त 2022 यानी उसी दिन सेब के बाग में एक कश्मीरी पंडित की हत्या भी की गई। ये वही दिन है अगस्त 2022 का ही। प्रवासी की बिहार के एक प्रवासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये भी अगस्त 2022 में हुआ है। तो कुल मिलाकर नवंबर 2022 की बात करें तो यूपी के 2 मजदूरों पर हमला हुआ। नवंबर 2022 में ही शोपियां में ग्रेनेड फेंका जिसमें 2 मजदूर घायल हो गए। ये नवंबर 2022 की बात है और कहीं ना कहीं उसके बाद भी सिलसिला लगातार जो है वो जारी है। अभी भी कल के दिन एक पूर्व सरपंच की जो है वो कहीं ना कहीं आतंकियों ने हत्या कर दी है। फिलहाल हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं इरशाद और हमारे साथ दूसरे सहयोगी फिदा हुसैन भी हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे मैं उनके पास जाना चाहूंगा। फिदा, अभी क्या तस्वीर है और क्या सिचुएशंस हैं? देखिए शीतल, मैं आपको बता दूं कि कल जो घटना घटी है येनर इलाके में, जहां पर 2 पर्यटकों पर जो है नजदीक से गोलियां चलाई गई, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। चाहे उनका इलाज अभी भी जारी है, लेकिन उस घटना के बाद जहां सुरक्षा बलों ने चारों ओर से उस जगह को कॉर्डन में ले लिया और हमलावरों की तलाश जारी है। वही आज सुबह की पहली किरण पड़ते ही जो पुलिस के अधिकारी है वो घटना स्थल पर पहुंचे हैं और वहां पर वो जहां पे ये घटना घटी है वहां की तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं। लेकिन जहां पे आपने घटना की बात की है, देखिए पर्यटकों का यहाँ आना और पर्यटकों का करोड़ों की संख्या में जम्मू कश्मीर का आना, और खास तौर पर अगर कश्मीर घाटी की बात करेंगे, कश्मीर घाटी में जिस तरह से पर्यटक आ रहे हैं और जा रहे हैं, उससे ये माना जा रहा था कि जो यहाँ उसके साथ जुड़े लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और उनका यही मानना है कि पूरा साल जो है वो यहाँ पर्यटक का साल रहा है और उनकी रोजी रोटी भी इसी पे है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। जो टूरिज्म विभाग का मानना है कि इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ जो टूरिस्ट जो पर्यटक है वो आ जाएंगे। क्योंकि तो क्या ये माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है फिदा कि हम अभी हैं, क्योंकि सरकार दावा कर रही है कि हमने आतंक का सफाया किया है, आतंकियों को मारा है, क्या वो सक्रियता जमाने के लिए ये इस तरह के कदम कर रहे हैं, उठा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से सुरक्षा बलों को एक के बाद एक बड़ी बड़ी सफलता मिली है यहाँ पे, अगर हम दक्षिण कश्मीर की बात करेंगे तो देखा जाए तो एक तरफ से आंकड़ा जो है वो काफी नीचे आ चुका है। जो ग्राफ काफी ऊपर रहता था, लेकिन वो ग्राफ बिल्कुल अब ना के बराबर है। तो लेकिन कुछ ऐसे तत्व है, लेकिन कुछ ऐसे आतंकी संगठन है जो ये चाहते हैं कि माहौल को खराब किया जाए, लेकिन सुरक्षा बल है जो ये माहौल खराब नहीं होने देंगे। क्योंकि हमने देखा कि जब ये घटना घटी उसके फौरन बाद जहाँ
पे दक्षिण कश्मीर में जो नाके हैं वो तो 24 घंटे नजर आती ही है, लेकिन उन नाकों को और जो है और फैलाया गया है ताकि जो ये आतंकी है जो हालांकि उनकी अभी तक जो है किस संगठन से है, लेकिन जो पुलिस ने कल एक ट्वीट किया है, पुलिस ने बाकायदा तौर पर कहा कि इसमें मिलिटेंटों का हाथ है और मिलिटेंटों ने ये काम किया है। लेकिन अब ये जो ये आतंकवादी है जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, तो अब ये देखना होगा कि किस तरह से सुरक्षा बल अपनी स्ट्रैटेजी जो है ठीक है फिदा, बिल्कुल ये देखना होगा कि क्या रणनीति अपनाएंगे और जी इन हत्यारों को कब तक जो है वो बाहर निकाला जाएगा। दूसरा हमला जो है वो ठीक है। ओके ओके ओके, इरशाद भी बने हुए हैं, उनके पास भी जाना चाहूंगा। इरशाद, अभी फिलहाल जो बीजेपी है वो कह रही है कि ये कहीं ना कहीं निंदनीय है, सभी इस पर दुख व्यक्त कर रहे हैं, एक पूर्व सरपंच की हत्या कर दी गई, लेकिन दूसरी तरफ युवाओं में भी भारी रोष देखने को मिल रहा है और प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि चुनाव ही चल रहे हैं। कल वहां पर चुनाव होने हैं बारामूला सीट पर, लेकिन प्रशासन के सामने एक कहीं ना कहीं सुरक्षा की एक जिम्मेदारी बनती है। तो क्या वाकई में इसको लापरवाही माना जा सकता है, एक बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है? देखिए बिल्कुल, अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी उनका बिल्कुल आज अभी जो है डीसी ऑफिस के सामने उन्होंने धरना दिया है और यही मांग करते आ रहे हैं कि हमने बार बार डिप्टी कमिश्नर शोपियान को ये इल्तिजा किया है कि हमारे वर्कर को जो खासकर जो टारगेट पे है उनको सिक्योरिटी दी जाए, मगर अभी तक उसका अजाला नहीं हुआ। हालांकि उनका ये भी कहना है कि बिल्कुल आज जो है इंसिडेंट हुआ इसका जिम्मेदार जो है बिल्कुल यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ का डीसी है। मैं आपको बता दूं, हालांकि अगर मैं बात करूँ जो एजाज अहमद शेख जो कल इसकी कल जो है मौत वाक़ा हुई है, मैं आपको बता दूं एक सरपंच भी था और हाल ही में उसने जो है बीजेपी ज्वाइन किया था। और इलाके की अगर बात करूँ, इलाके में इसने अच्छे काम किया। मैंने कुछ लोगों से बात किया, उनका बिल्कुल कहना है कि हमारा जो है अंबर ही टूट गया। ये जो शेख था बिल्कुल यहाँ के जो है लोगों की पहचान थी, आवाज थी। आज यहाँ के लोगों ने वो आवाज खोई है, इसका जिम्मेदार बिल्कुल यहाँ ये माना जाता है कि डीसी कहीं ना कहीं डिप्टी कमिश्नर शोपियान ही है। ठीक है, ओके फिदा, आपके पास लौटूंगा वापस। चुनाव के बीच इस तरह की घटना होना, इसके क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं? एक तरफ से चुनाव जो है वो चुनाव जोरों शोर से जारी है, चुनावी रैलियां हो रही है, चुनावी जनसभाएं हो रही है और लोग जिस तरह से चुनावी रैलियों में शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 19 के बाद अगर डीडीसी चुनाव या जो सरपंच के चुनाव है उसके बाद ये बड़ा इलेक्शन है और बड़ा ये चुनावी माहौल है। और इस चुनावी माहौल में हमने देखा कि दिन रात जहाँ पे कार्यकर्ता जो है अपने नेता के साथ रहे हैं, तो माहौल को जहाँ पे आपने बिगाड़ने की बात की, देखिए ये एक बड़ा इम्तिहान है क्योंकि श्रीनगर में जिस तरह से जो संख्या है, जो पोलिंग परसेंटेज है वो काफी ज्यादा अप हुई है और क्योंकि बारामूला में ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि वहां पे शायद रिकॉर्ड तोड़ यानी कि 50 का आंकड़ा भी पार कर सकता है। लेकिन अब अनंतनाग राजौरी का भी चुनाव है 25 तारीख को, तो यहाँ पे भी रिकॉर्ड तोड़ चुनाव हो सकता है क्योंकि ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। जिस तरह से रैलियों में बढ़ चढ़कर लोग जो है वो शिरकत कर रहे हैं, तो इस बात की ओर ये इशारा देता है कि लोग जो है वो डेमोक्रेसी पे ही भरोसा करते हैं। लोग जो है वो चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार बननी एक अच्छी सरकार लेकिन आतंकवाद जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है और अंजाम भी हमने देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तरह की जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। उस सरपंच की हत्या को लेकर भाजपा युवा मोर्चा में भारी रोष है। इस हत्या के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा कुछ ही देर बाद जम्मू के कच्ची छावनी चौक में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे। युवा मोर्चा ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। चलिए सीधे इस वक्त हम रुख करेंगे, हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के अरुण प्रभात जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास जाना चाहेंगे। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि ये घटना एक बार फिर से चुनाव के बीच देखने को मिल रही है। हालांकि ये कश्मीर के अंदर पहली घटना नहीं है, लगातार पिछले कई सालों से इस घटना को जो है इन घटनाओं को देखने में आ रही हैं, सामने आ रही हैं। इस घटना को कैसे देखते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है सदैव लोकतंत्र की स्थापना के लिए जम्मू कश्मीर में और राष्ट्रवादी ताकतों के स्वरूप में जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जब भी समय आया है बलिदान दिया है तिरंगे झंडे के लिए, भारत माता के लिए। और इस तरीके से आज आप हालात देखिए, पाकिस्तान हाशिए पे जा चुका है, कश्मीर घाटी पर आज निष्प्रभावी हो चुका है। इस तरीके से पाकिस्तान के इशारों पर जो यहाँ पर काम होते थे कश्मीर घाटी के अंदर और जम्मू के कुछ क्षेत्रों में, आज उसका प्रभाव खत्म हो चुका है। आज हवाला के थ्रू जो एक नेक्सस चलता था, एक नेटवर्क चलता था, वो निष्प्रभावी हो चुका है। पत्थरबाजी। लेकिन प्रभात जी, आपकी सरकार जो है वो दावा कर रही है, केंद्र सरकार लगातार दावा कर रही है कि अब शांति जो है वो देखने को मिलती है, कश्मीर के अंदर इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगी है। लेकिन यहाँ पर ये घटना आना या पिछले कुछ दिनों से लगातार जो बाहरी लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, उनको मौत के घाट उतारा जाता है, ये कई सारे सवाल भी छोड़ देता है। तो क्या अभी भी कोई कमी है या फिर आतंकियों की मंशा क्या है? देखिए, सबसे पहले जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद की, तो उन्होंने कहा कि हम इस जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म की आतंकवाद को सहन नहीं किया जाएगा। और आप पिछले 10 साल के अंदर देखिए किस तरीके से आतंकवाद की गतिविधियां जो एकदम हाशिए पर जा चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। परंतु आज बौखलाहट के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर पोलिंग हो रही है, जिस तरीके से लोकतंत्र की स्थापना के लिए आज लोग, आम कश्मीरी समाज, आम जम्मू के अंदर लोग निकल करके आ रहे हैं और अभी तक की अभूतपूर्व जिस तरीके से अभी ये वोटिंग हो रही है, वोटिंग पैटर्न आप देखिए, आप वोटिंग परसेंटेज देखिए किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अखर रहा है। और पाकिस्तान जो टारगेटेड किलिंग करके अगर ये सोच रहा है कि वो ये लोकतंत्र की जो ताकतें हैं जो उसको स्थापना करने के लिए लगी है, भैया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं डरा देंगे या धमका देंगे, तो इससे भारतीय जनता पार्टी और लोकतंत्र को स्थापना करने का जो प्रण है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का, वो कम नहीं होगा। और भारत माता की जय और इसी भाव को लेकर के। लेकिन प्रभात जी, सवाल ये भी उठता है कि कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? ये आज से नहीं, 90 के दशक से हो रहा है और बड़ी बार हमने भी देखा हुआ है किस तरह से आतंकी यहाँ पर नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्योंकि जरूर सरकार ने 2014 के बाद कोशिश की है, भारी मात्रा में इसमें सफलता भी हाथ लगी है, लेकिन लोग चाहते हैं कि संपूर्ण रूप से यहाँ पर शांति मिले, यहाँ पर कोई आतंकवाद का साया ना रहे, जिससे लोग अपना जीवन जो है उसका गुजर बसर कर सकें। ये अंतिम श्वास की बौखलाहट है पाकिस्तान की। और जिस तरीके से पीओजेके के हालात आज आप देखिए, एक इंटरनेशनल मीडिया के माध्यम से या किस तरीके से आज वहां के हालात बने हैं। और कश्मीर घाटी जो विकास के काम हुए हैं यहाँ पर, और जिस तरीके से आम नौजवान ने जो एक विकास का मार्ग चुना है, जो विकास की राह को चुना है, आज ये बौखलाहट है पाकिस्तान की और ये अंतिम श्वास की बौखलाहट है। मुझे जरूर विश्वास है जिस तरीके से देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारे सेना के बल एक आतंकवादी अड्डों को चुन करके, और आतंकवाद की जो आज जो उम्र है वो कितनी कम हो चुकी है, ये जो अंतिम श्वास आतंकवाद ले रहा है ये भी जल्द समाप्त किया जाएगा। हमारे सेना के बल बिल्कुल उसके लिए तैनात भी हैं और देश के प्रधानमंत्री और देश के अंदर एक सशक्त सरकार है। हमें जरूर विश्वास कि ये पाकिस्तान के मंसूबे अब चलने वाले नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है और प्रण लिए हुए है कि लोकतंत्र की स्थापना एक बार पुनः और शांति की स्थापना लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही हो सकती है, इसीलिए उसके लिए काम कर रहा है। ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। हम भी उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया हो और यहाँ भी विकास की तस्वीर बदले, यहाँ भी जमीनी हकीकत बदले। आगे बढ़ेंगे। कठुआ में तरनाह के नाले में संदिग्ध नजर आने के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। संदिग्ध के नजर आने की सूचना के बाद पुलिस ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। इस खबर पर भी अपडेट लेंगे, लेकिन पहले तस्वीरें दिखाएंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से अब फिर से कठुआ में संदिग्ध देखे गए हैं। इससे पहले राजौरी पुंछ के ये घटना सामने आई थी और अब कठुआ से भी ये निकलकर जो है वो सामने आई है। रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीव, अभी सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है,
संदिग्ध देखे गए हैं और ये सिलसिला पिछले कुछ दिनों से चलते आ रहा है। राजौरी, पुंछ और अब कठुआ में भी संदिग्ध देखे गए हैं, तो किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? देखे गए हैं, ये अपने आप में एक अलग मामला है, क्योंकि हर बार संदिग्ध जो दिखते हैं वो आम जो लोग होते हैं उनको दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार जो ड्यूटी पर तैनात एसपीओ था पुलिस का, वहां पर तरना नाले के ब्रिज पर जहां जंगी चक के पास हीरानगर का जो सीमांत इलाका है, जहां से अंतरराष्ट्रीय सीमा शीतल करीब 2 से 2.5-3 किलोमीटर के फासले पर है, वहां पर इन आतंकियों को से लैस 3 संदिग्धों को देखा गया और उसके बाद उन्होंने जब सूचना दी तो उसके बाद वहां पर एक व्यापक तलाशी अभियान सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया। एसओजी भी थी, सीआरपी, जम्मू कश्मीर पुलिस, उसके अलावा खुद एसएसपी कठुआ शिवदीप सिंह। बिल्कुल रंजीव, जिन संदिग्धों को देखा गया है, जो संदिग्ध देखे गए हैं, उनकी वेशभूषा क्या रही है? क्या उनके साथ हथियार भी थे या किस वेशभूषा में वो संदिग्ध वहां से चल रहे हैं? एसपीओ ने जिस तरह से एजेंसियों को बताया है, जहां अपने अधिकारियों को बताया, क्योंकि उसके बाद एसपीओ को हमारे साथ तो मुलाकात नहीं कराई गई, लेकिन उसने अमित कुमार उसका नाम है, वो हीरानगर थाने क्षेत्र की सीमांत चौकी सन्याल में तैनात था और उसकी ड्यूटी थी। और ड्यूटी के दौरान शौच के लिए वो जैसे ही नाले में उतरा तो उसने 3 संदिग्धों को देखा। उस दौरान उसके हाथ में हथियार भी नहीं थे, तो उसने जैसे बताया, उन्होंने बताया कि ये 3 लोग थे और तीनों के हाथों में गन भी और उनके पीठ पर बैग लगे हुए थे और वो हथियारों से बिल्कुल लैस थे और सीमांत इलाके की तरफ से आ रहे थे। और वहां से आने के बाद उन्होंने जैसे ही सुरक्षा बलों को इसकी सूचना दी और नेशनल हाईवे के तरनार नाले के पुल के से लेकर नीचे बॉर्डर तक का इलाका जो है वो कार्डन ऑफ किया गया। उसके बाद व्यापक तलाशी अभियान शीतल वहां पे चलाया गया, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं है। सुबह 8 बजे तक ये लगातार ये ऑपरेशन चलता रहा तलाशी अभियान का। उसके बाद इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने पैनी नजर इस इलाके में बनाई हुई है, सुरक्षा बल वहां पर डटे हुए हैं। लेकिन मैं बताऊं कि क्योंकि ये इलाका जो तरनार नाले का इलाका है, ये रूट रहा है आतंकियों का पुराना। पिछले 3 दशक पहले जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था, उस दौरान भी इस रास्ते से आतंकियों के घुसपैठ करने की जो खबरें वहां पे आती थी। कई बार 2002 की बात करें तो वहां पर भी एक बड़ा आतंकी उन्हें घुसपैठ करके हीरानगर में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग जो है वो बिल्कुल। और रंजीव, काफी दिनों से लगातार ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, हालांकि सफलता हाथ नहीं लग पा रही है। अब देखना होगा कि इन तमाम जगहों पर जो संदिग्ध देखे गए हैं, क्या इसमें कोई सफलता हाथ लगती नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।